इस वीडियो से बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि आपको नेक्स्ट लेवल एडिटिंग और ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मेरा मेन मोटिव यही है कि आर्टिकल को डीपली एनालाइज करूं और आपको कुछ अलग बता सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 जून 2025 की सुबह सुबह क्या होता है, जो इजराइल है वो ईरान पर एक एयर स्ट्राइक कैंपेन लॉन्च करता है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ फाइटर जेट शामिल होते हैं और वो ईरान के लगभग 100 से ज्यादा मेजर टारगेट को स्ट्राइक करते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैकल्टीज। आपको बता दूं ये ईरान का सबसे मेन न्यूक्लियर प्लांट था। कई मिलिट्री बेसिस और डिफेंस इंस्टॉलेशंस को इजराइल ने टारगेट किया और इसके बाद तेहरान और दूसरे सिटीज में जोरदार धमाके और आग लगने की रिपोर्ट आती है। और ईरान इसके पीछे बताता है कि उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ जनरल होसिन सलामी और कुछ टॉप मिलिट्री ऑफिसर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस अटैक में मारे जा चुके हैं। और फिर रिटालिएशन में ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन इजराइल की तरफ भेजे, लेकिन ज्यादातर ड्रोन इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट कर लिए। आपको बता दो सिचुएशन इस समय बहुत ज्यादा टेंस और डेंजरस बन चुकी है। और इसी बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ओपनली इजराइल स्ट्राइक को एक्सीलेंट बोलते हैं और कहते हैं देयर इज मोर टू कम, यानी अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो एक्शन और ज्यादा हो सकता है। आपको बता दूं इजराइल और ईरान दोनों देशों के जो लीडर्स हैं अपने अपने देश के लोगों के सामने इस अटैक को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव के साथ। जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है उन्होंने इस स्ट्राइक को सेल्फ डिफेंस बताया, यानी ये उनकी सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम था। और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ओपनली स्पीच में कहा कि जो उन्होंने नातांज न्यूक्लियर साइट और मिसाइल बेसिस जैसे क्रिटिकल टारगेट को ईरान में हिट किया और कहा कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के पास पहुंच गया था और अगर बाकी कंट्रीज एक्शन नहीं लेती तो इजराइल को ये डेफिनेटली करना तो पड़ेगा ही। इस स्पीच के बाद लोगों के अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं और सब लोग ये बोल रहे हैं कि ये सब इसलिए बोला गया ताकि इजराइल पब्लिक को यूनाइट किया जा सके नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे और दिखाया जा सके इजराइल प्रोटेक्टिव और स्ट्रॉन्ग है। और नेतन्याहू का फोकस है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन दिखाकर पॉलिटिकल सपोर्ट सॉलिड बनाया जा सके। इवन दो मैं आपको बता दूं उनके सामने फिलहाल कोई इलेक्शन नहीं है। अब बात करते हैं ईरान के स्टांस की कि ईरान का स्टांस क्या है। ईरान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस स्ट्राइक को क्रिमिनली एग्रेशन बोला। उनका कहना है कि इजराइल एक एग्रेसर हमला करने वाला है और जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खेमेनेई है उन्होंने इसे एक बहुत बड़ा क्राइम बताया और इजराइल को वार्निंग देते हुए कहा कि जो इजराइल है उसको इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खेमेनेई है उन्होंने इस स्ट्राइक को एज ए क्राइम बताया और उन्होंने वार्निंग दी कि इजराइल को इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और ईरान के जो प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए अपील की और कहा कि दुनिया को इजराइल के खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं ईरान में यूनिटी बनाए रखने के लिए उन्होंने इस फोन थ्रेट के नैरेटिव को यूज किया, जैसे अक्सर सब देश करते हैं वॉर के टाइम पे। मैं आपको बता दूं इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट के तुरंत बाद ग्लोबल मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाया। खासकर 13 जून को जब स्ट्राइक हुई थी जो ऑयल प्राइस वो काफी तेजी से बढ़ गए। जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस लगभग 6.7% जंप कर गया और मिड 70s पर बैरल तक पहुंच गया, क्योंकि सब ट्रेडर्स को डर था कि मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। और इसके बाद जो स्टॉक मार्केट और करेंसीज है वो भी काफी ज्यादा हिल गए। इन्वेस्टर रिस्क से बचने के लिए सेफ एसेट्स जैसे यूएस डॉलर और गवर्नमेंट बॉन्ड की तरफ भाग रहे हैं। और एनालिस्ट का कहना है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हवा में लिमिटेड स्ट्राइक तक सीमित रहा तो मार्केट थोड़ा स्टेबल हो सकता है, लेकिन अगर ईरान ऑयल फील्ड या शिपिंग लेन्स पर अटैक करता है तो सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती है और जो ऑयल के प्राइसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं मिडिल ईस्ट में बड़ा वॉर फैलने का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ गया है इस समय। पिछले साल अक्टूबर 2023 में ईरान ने जब इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किया था तभी इजराइल ने वार्निंग दी थी अगर कोई प्रोक्सी जैसे हिजबुल्लाह अटैक करेगा तो उनको जवाब जरूर मिलेगा। अब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल और खतरनाक हो गई है, तो इस समय ग्राउंड पर क्या हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। सबसे पहले जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस को क्लोज कर दिया है क्योंकि उसके ऊपर से काफी ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स पास हुए हैं। और इराक में भी लोगों ने एक्सप्लोजन की आवाज सुनी, हालांकि वहां डायरेक्टली फाइटिंग नहीं हुई। ये दिखाता है कि खतरा काफी ज्यादा पास आ गया है। लेबनान में अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट छोड़े तो वार इंस्टेंटली एक्सपेंड हो सकता है। और आपको पता ही होगा सीरिया ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स वॉर जोन में है और वहां ईरान बैक्ड मिलिट्रीज एक्टिव है। अगर उन्होंने भी स्ट्राइक की तो सीरिया भी इस वॉर में खींचा चला जाएगा। अगर हम ओवरऑल रिस्क की बात करें, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियली ईरान और इजराइल के बीच का है वो आसानी से बड़े रीजनल वॉर में बदल सकता है, क्योंकि अटैक्स किसी भी कंट्रीज के एयर स्पेस या इंटरेस्ट को हिट करते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, टर्की या गल्फ स्टेट, तो ये देश भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर इन शॉर्ट बात करें तो मिडिल ईस्ट ऑलरेडी एक पॉलिटिकल और मिलिट्री टिंडर बॉक्स है। मैं आपको बता दूं अगर ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई तो ये लिमिटेड वॉर फुल स्केल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है जिसका इंपैक्ट दुनिया भर पे देखने को मिलेगा।